हेलो डियर स्टूडेंट्स हम 10th क्लास का 4th चैप्टर कर रहे थे जियो में। और चैप्टर का नेम था कृषि। इस चैप्टर के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। कृषि के जो टाइप हैं वो देख लिए थे, और किस कारण से जो भूमि है वो कम हो रही है, कृषि का क्षेत्र कितना बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। और कुछ जो मुख्य फसलें हैं वो भी हमने पढ़ ली थी। तीनों जो पैटर्न है हमारी कृषि के, रबी, खरीफ और जायद, वो हमने पढ़ लिए थे। और हमने कुछ फसलें पढ़ी थी, उसमें हमने चावल को पढ़ लिया था, हमने बाजरा को पढ़ लिया था मोटे अनाज के अंदर, हमने रागी जो मोटा अनाज उसके अंदर मोस्टली सभी को पढ़ लिया था हमने। सिर्फ कुछ पॉइंट रहते हैं जैसे आज हम मक्का से स्टार्ट करेंगे। हमने मक्का से पहले जो बाजरा है वहाँ तक किया था, अब मक्का की बारी है। मक्का जो है वो हमारे लिए खाद्यान्न फसल है, और खाद्यान्न के साथ साथ ये एक चारे वाली फसल भी है। ये पशुओं के चारे के रूप में भी यूज की जाती है। और इस मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ क्षेत्र गेहूं का दिखाया हुआ है। हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको ये बताया था कि जो चावल है वो प्रथम स्थान पर आती है खाद्य फसलों में। आप इस मैप के जरिए और चावल के मैप को दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो गेहूं है वो कितने कम एरिया में उगाई जाती है और चावल कितने ज़्यादा एरिया में उगाया जाता है। और यहाँ डार्क कलर में जो दे रखा है वो ऐसा एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं उगाई जाती है। हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान का ऊपर का एरिया है, उत्तरी राजस्थान है, और हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी का भी 70% जो पार्ट है, और ऐसे ही एमपी की गेहूँ बहुत फेमस है। और बाकी जो एरिया है यहाँ कम गेहूँ उगाई जाती है। तो हम मक्का के बारे में पढ़ रहे थे। मक्का के बारे में जब हम पढ़ते हैं, किसी भी फसल के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इसमें 21 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की ज़रूरत होती है, 21 से 27 तक। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, एक बांगर और एक खादर। उसमें से जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसमें मक्के की जो खेती है वो की जाती है। और मक्का की जो खेती है कुछ राज्यों में रबी की ऋतु में भी की जाती है, ठीक है, दोनों ही ऋतुओं में ये की जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का की जो खेती है वो रबी में की जाती है। और इसके ऊपर आजकल की जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग किया जाता है। उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, HYV जो बीज हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के द्वारा मक्के का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मक्का उगाया जाता है। नीचे पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है मक्के के बारे में, मक्के की जो खेती है उसको। उसके बाद हम बात करते हैं दाल की। दाल जो है वो विश्व में जो हमारा जो दाल है शाकाहारी खाने की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाला पदार्थ है। और दाल में जो हमारा भारत है वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है या उत्पादक देश है। भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किया जाता है। अरहर की दाल है, मूंग की, मसूर की, मटर, चना, ये सारी दालें ऐसी है जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और इनमें से कुछ रबी के सीज़न में और कुछ खरीफ के सीज़न में उगाई जाती हैं। दालों को ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए शुष्क एरिया में भी इसको उगाया जा सकता है। जैसे राजस्थान की दालें बहुत फेमस है, मूंग राजस्थान का बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ बिना ही ये जो उर्वरक है, बिना रासायनिक वाली खाद के ही इनको उगाया जाता है। और ये बहुत ही मतलब नेचुरल कंडीशन में पैदा होते हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इनके अंदर कोई केमिकल नहीं मिला होता। तो इसलिए राजस्थान में भी शुष्क एरिया में भी उगाया जाता है, क्योंकि इनको ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये एक फलीदार पौधा है। और अगर इसकी बात करें फलीदार होने के नाते, तो अरहर को छोड़कर अन्य सभी जो दालें क्या करती हैं, नाइट्रोजन को लेकर हवा से भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। आप राइबोसोम के बारे में जानते हैं, इस बारे में आप 6th या 7th में पढ़ चुके हैं साइंस की बुक के अंदर। तो ये जो फसलें हैं आमतौर पर रोटेटिंग के थ्रू बोया जाता है, रोटेट करके बोया जाता है इनको। कहाँ कहाँ भारत में मेन दालें बोई जाती है, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में दाल ज़्यादा बोई जाती है। बहुत सारे क्षेत्रों में बोई जाती है, बट यहाँ ज़्यादा बोई जाती है। अब खाद्यान्नों के अलावा कुछ और भी खाद्य फसलें हैं जिनको ऐसे खाने के लिए हम यूज़ नहीं करते, बट खाद्यान्न है जिनको हम खाने में यूज़ ज़रूर करते हैं। जैसे गन्ने की बात करें, गन्ना एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। उष्ण और उपोष्ण आप दोनों समझते होंगे। उष्ण एरिया वो है जो दोनों ही ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। और उपोष्ण क्षेत्र वो है जो कर्क रेखा से मतलब टेम्परेट जोन जिसको आप जानते हैं
कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र और मकर रेखा से नीचे का क्षेत्र, और जो आर्कटिक सर्कल है उससे बीच, उन दोनों के बीच में बनता है ये, तो उसको हम उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और इस फसल के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की ही ज़रूरत होती है, और बारिश जो है वो 75 से 100 सेंटीमीटर की बारिश की ज़रूरत होती है, और एनुअल बारिश की ज़रूरत होती है। ज़्यादा आर्द्रता वाले क्षेत्र में इसको बोया जाता है, और जहाँ बारिश कम होती है वहाँ सिंचाई करके इस गन्ने की खेती को किया जाता है। और इसको सिर्फ ये नहीं कि एलुवियल सोइल या जैसे कि कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है वैसे इसको किसी स्पेशल मिट्टी में उगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर प्रकार की लगभग बहुत सारी मिट्टियों में इसको उगाया जा सकता है, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, तो मजदूरी जो है इसके अंदर ज़्यादा लगती है। अब ब्राज़ील नंबर 1 पे आता है गन्ने के उत्पादन में, और उसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत सेकंड नंबर पे है, बहुत सारी फसलों में भारत सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट चाइना मिलता है मोस्टली, बट किसी किसी में कोई और देश भी था, जैसे गन्ने में ब्राज़ील का नाम आता है। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इससे चीनी बनती है, गुड़ बनता है, खांड सारी बनती है, शीरा बनाने में ये काम आता है। और कहाँ कहाँ बोया जाता है? मोस्टली उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, पंजाब में भी गन्ने की खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं तिलहन की। जो तिलहन है वो भारत में उगाया जाता है, और 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। मतलब 2016 की अगर हम बात करें तो चीन नंबर 1 पे आता है तिलहन के उत्पादन में, और भारत सेकंड नंबर पे आता है। अब सन 2016 में तोरैया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। इसमें बोए गए क्षेत्र के 12% बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोए गए क्षेत्र दोनों के बारे में हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है, जैसे मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, बिनोला है, अलसी है, सूरजमुखी, जिनसे तेल बनता है वो तिलहन फसलें कहलाती हैं। भारत में कुछ जो फसलें हैं ये जो तिलहन है उनको खाद्य के रूप में यूज करते हैं हम खाना बनाने के लिए, जैसे सरसों का तेल यूज करते हैं, नारियल का तेल हम मतलब शरीर पर यूज करते हैं, और बहुत सारी जैसे अरंडी का है, सोयाबीन का है, मूंगफली का तेल है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम बहुत सारे तेल हम खाने में यूज करते हैं। और कुछ तेल ऐसे हैं जो साबुन या फिर प्रसाधन कॉस्मेटिक का जो सामान है उसको बनाने, प्रसाधन सामग्री मतलब श्रृंगार का जो सामान होता है जो लेडी यूज करती हैं उस सामान को बनाने के लिए भी इन तेलों का यूज किया जाता है। और उपटन बनाने में तो स्पेशल उपटन आप नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में समझोगे तो शादियों के दौरान जब दुल्हन या दुल्हा जो होता है उनके शरीर पे जो मला जाता है पीले कलर का पदार्थ, जिसको नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में हम मटना बोलते हैं, वही होता है उपटन। अब मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग तो सिर्फ मूंगफली ही ले लेती है। मतलब भारत में तिलहन में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? मूंगफली। यहाँ आप मूंगफली देख सकते हैं, यहाँ सोयाबीन देख सकते हैं, और यहाँ सरसों देख सकते हैं, और नीचे जो आपको दी हुई है वो चाय की खेती दी हुई है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक, सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। इसके अलावा राजस्थान में भी होती है, आंध्र प्रदेश में भी होती है मूंगफली। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, ये भी ध्यान रखना आपको। और अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है, ये किसी भी समय मतलब दोनों ऋतुओं में से कौन सी भी ऋतु में बो दिया जाता है। अब बात करते हैं हम चाय की। चाय जो है, चाय की खेती रोपण कृषि है एक ये, और चाय एक पेय पदार्थ है हमारे लिए। और शुरुआत में इसको अंग्रेज ही इंडिया में लेकर आए थे और अंग्रेज ही इन बागानों के मालिक हुआ करते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। चाय की जो बागान है उन बागानों के मालिक अब मोस्टली भारतीय हैं। चाय का जो पौधा है वही उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। जलवायु उष्ण और उपोष्ण होती है इनकी। ह्यूमस होता है, जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होती है, और सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। मतलब ढलान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ से जल बड़ी आसानी से निकल जाता है, ऐसे क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोषण
नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ पाला ना पड़े वहाँ पर ज़्यादा खेती की जाती है चाय की। जैसे कि कर्नाटका की अगर हम बात करें, कर्नाटका में, असम में, ये ऐसे क्षेत्र है। जैसे कर्नाटका की अगर हम बात करें तो ऐसे क्षेत्र हैं जो समुद्र के किनारे हैं और वहाँ पर ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पाला वगैरह नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है चाय की खेती। असम में भी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद आप देखिए, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। सारा साल जो धीमी धीमी सी बौछारें होती रहती हैं वो इनकी पत्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पत्तियों से ही तो फिर जो आप दाने यूज करते हैं वो पत्तियां ही होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। सीधी सी बात है कि इसमें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है पत्तियों को चुनने के लिए, और कुशल श्रम भी चाहिए होता है। जैसे आप नॉर्मली अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो जब कॉटन का सीज़न आता है तो कॉटन बॉल्स को जब चुना जाता है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉटन बॉल्स को ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, मतलब केजी में ज़्यादा होता है। जो कपास होती है उसको ज़्यादा कलेक्ट कर लिया जाता है किसी एक इंसान के द्वारा और किसी दूसरे के द्वारा कम। तो इसमें उनकी कुशल श्रमता, जो श्रम होती है वो कुशल होती है, मतलब निपुण होते हैं उस काम में। इसी तरीके से चाय की खेती में भी कुछ निपुण मजदूरों की ही ज़रूरत होती है। और इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय जो है वो ताज़ा रहे, इसलिए इसका संसाधित जो रूप है वो वहीं पर चाय के बागानों में ही कर लिया जाता है। कहाँ कहाँ बोई जाती है? असम में, पश्चिमी बंगाल में, दार्जिलिंग जो है वहाँ पर, जलपाईगुड़ी में, जलपाईगुड़ी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु और केरल, ये जहाँ ये पहाड़ियाँ हैं वहाँ बोई जाती है ये। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी ये उगाई जाती है। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। इसके बाद हम बात करते हैं कॉफ़ी की। जो कॉफ़ी है उसकी बात करते हैं। इसके बाद हम कॉफ़ी भी भारत में एक पेय पदार्थ है और इसकी गुणवत्ता जो है, भारतीय कॉफ़ी की गुणवत्ता विश्व में मानी जाती है। मतलब विश्व में बहुत सारे देशों में भारत के अंदर उगाई गई कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। यमन जो देश है उससे लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से की गई थी और आज इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। अब हम करते हैं बागवानी फसलों की बातें। बागवानी फसल की अगर हम बात करें, बागवानी फसलों से आप सबको पता होगा जिनके बाग लगाए जाते हैं मोस्टली वो सारी बागवानी फसलें कहलाती हैं। सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। ठीक है, भारत उष्ण कुपोषण शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। उष्ण कटिबंधीय भी और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों को उगाता है। भारतीय फलों में जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में मांग है। यहाँ स्पेशल स्टेट बताए हुए हैं हर एक फल के साथ। तो ये सारे जो फल हैं वो हमारे क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं और इम्पोर्टेंट है पूरे के पूरे विश्व में। अब नीचे देख लेते हैं हम, इसमें आगे कुछ अखाद्य फसलें भी दिखाई हुई हैं। अखाद्य फसलें जिनको हम खाते नहीं हैं, जैसे पहले है इसमें रबड़। रबड़ के बारे में बताया है, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसको उगाया जाता है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की ज़रूरत होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की ज़रूरत होती है, नम और आर्द्र जलवायु की इसको ज़रूरत होती है। ये कच्चा माल हमें प्रोवाइड करवाता है जिसका उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में फिर इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंती जो पहाड़ियाँ हैं उसमें से गारो पहाड़ियों में ये उगाया जाता है। इसके बाद हैं कुछ रेशेदार फसलें। रेशेदार मतलब जिनसे रेशा निकलता है और फिर उससे धागा जो है वो बनाया जाता है। अब रेशेदार जो फसलें हैं उनमें एक तो है कपास और एक है जूट। जूट और कपास के अलावा इसमें रेशम भी जो है वो शामिल किया जाता है, बट जूट और कपास जो है इनमें से सिर्फ आज जो हम करने वाले हैं वो कपास के बारे में करने वाले हैं रेशेदार फसलों में। तो
तो रेशेदार फसलों में आई थिंक हम रेशेदार फसलें नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर इसको सेंड करने में प्रॉब्लम आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी जो फसलें आज जो हमने की हैं उनको कर लेना। जो खाद्य फसलें की हैं और अखाद्य फसलों में हमने रबड़ को किया है, रेशेदार फसलें रहती हैं हमारी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।